आगे बढ़ते हैं, एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं। निफ्टी अब 182 पॉइंट नीचे है। सुशील कीड़े जुड़ गए हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं कि क्या करें इस मार्केट में। सुशील, गुड मॉर्निंग। थोड़ा ग्लोबल मार्केट से प्रेशर आ रहा है आजकल ऑफ लेट, यहाँ पर कैसे चार्ट बन रहे हैं और क्या एक ग्लोबल करेक्शन की शुरुआत हो चुकी है आपके हिसाब से? देखिए, ग्लोबल करेक्शन की शुरुआत हो जानी चाहिए थी, ऐसा माहौल पिछले 2 सप्ताह से बना हुआ है। टर्मिनल ट्रायंगल पैटर्न जो एसएनपी का बना हुआ है, अगर मैं आपको ये चार्ट दिखा पाऊं, जिसमें कि अब जो फेड की मीटिंग सर पे आ गई है और सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज फाइनली पॉलिटिक्स से गवर्न होती है। इस साल यूएस इलेक्शंस हैं, तो अब वॉल स्ट्रीट की जद्दोजहद ये है कि फेड 2 कट्स करेगा 1 साल में या 3। जो टर्मिनल ट्रायंगल पैटर्न देखिए, अगर ये चार्ट पीसीआर शेयर कर पा रहा है, ये जो S&P 500 का टर्मिनल ट्रायंगल पैटर्न अगर नीचे की तरफ रिजॉल्व हो जाए तो बहुत बड़ी घातक चाल आ सकती है, पर ये हो नहीं रहा है। जो पैटर्न फेल होना शुरू हो गया है, तो वर्कआउट नहीं कर रहा है, ये एक्सपैंडिंग ट्रायंगल बन गया। तो जो खतरा बना हुआ था कि ये बड़ा करेक्शन आ जाएगा, वो एक कंसेंसस बन गया था, और कंसेंसस से हम डरते हैं। तो आज एफओएमसी की जो बैठक है और कल तक जो नतीजा आ जाएगा, तो कहीं उसमें सरप्राइज नहीं आ जाए और ये ऊपर के साइड का ब्रेकआउट नहीं आ जाए, ये भय अब बिल्कुल रियल है। यहाँ पर डर था कि यहाँ से बड़ा रिवर्सल हो जाएगा, पर वो बना नहीं है। तो अनुज, इस वक्त बहादुरी ज्यादा करने की बजाय कल शाम तक फेड का फैसला सुनने के बाद ही कोई बड़े निर्णायक ट्रेड लेने का मन है। ओके, तो अब निफ्टी, बैंक निफ्टी पर क्या व्यू बन रहा है? क्या अभी करेक्शन की शुरुआत हो गई है और कहाँ तक जाएगी ये करेक्शन? देखिए, पिछली बार जो हमारी बात हुई थी, अगर ये नीचे की हरी रेखा टूट जाती है, ये देखिए निफ्टी पर, ये अगर नीचे की हरी रेखा टूट जाती है, 21,200 तक की चाल आ जानी चाहिए। ऐसी बात अपनी तकरीबन यहाँ हुई थी। कल जो एक मॉर्निंग स्टार कैंडल सा बन रहा था कि शायद यहाँ से रिवर्सल होके एक बार वापस 22,700 दिखाए और उसके बाद 21,200 का करेक्शन आए, गणना वहां तक थी। तो आज ये सवेरे अगर लेवल टूट गया है, तो पुराने विजडम के हिसाब से तो यहाँ और शॉर्ट हो जाना चाहिए, पर इंट्राडे की चार्ट्स आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ असमंजस बनाया हुआ है कि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, आरएसआई डाइवर्जेंट है। तो सिर्फ लकीरों के फकीर अगर हम बनेंगे, यूजुअल परिस्थिति में यूजुअल सोच को सस्पेंड कर देना चाहिए। तो मैं हड़बड़ा कर यहाँ और कोई शॉर्ट्स को एक्सपैंड करूं नहीं। ऊपर से हम शॉर्ट थे, यहाँ पे हमारी बुक बैलेंस्ड हो गई, कुछ आइटम्स लॉन्ग कुछ शॉर्ट, अभी हम उसी को मेंटेन करेंगे। इंडिविजुअल स्टॉक्स के हिसाब से जो पोजीशन है उनकी रिस्क मैनेज करेंगे। इस ब्रेकआउट को हो सकता है, ये जो नीचे का ब्रेकडाउन है, हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट बन जाए और ये पैटर्न बदल जाए। तो एकदम से अनुज, फेड के बीच में जैसी यूएस की चार्ट्स में विचित्रता बनी हुई है, उनको देखते हुए सिर्फ निफ्टी के लेवल्स देख करके बेच देने का मन नहीं होता। सुशील जी, निफ्टी आईटी पर आपका व्यू, और उसको देखते हुए जो पिछले 2-3 दिन में यहाँ पे पेन है, लार्ज कैप आईटी या मिड कैप आईटी में कुछ कैंडिडेट्स आपके लॉन्ग शॉर्ट, आपका व्यू इस वक्त आईटी पर? देखिए, लार्ज कैप आईटी ओवरसोल्ड प्रतीत हो रहा है, और अगर निफ्टी में रिबाउंड बन जाता है, तो आज तो टूट ही गया एक बार, तो सारी सारी बेट्स सस्पेंडेड है शाम तक का फेड का फैसला देखने के लिए। पर अगर यहां से कोई रिबाउंड बन जाता है, अगर बन जाता है निफ्टी में, तो वापस निफ्टी अगर 22,700 तक चलती है, तो मेरे बेस्ट बेट्स होंगे टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और कुछ हद तक विप्रो। पर अगर ये रिबाउंड नहीं बनता है, तो ओवरसोल्ड स्टॉक्स भी बहुत ज्यादा गिर जाते हैं। तो अगर कल से रिबाउंड बनना शुरू हुआ, तो मैं तब ये टॉप 3 आईटी मेजर्स में लॉन्ग बेट्स इनिशिएट करूंगा, अदरवाइज नहीं। ओके ओके, चलिए, अभी फेड के निर्णय पे बहुत कुछ निर्भर करेगा, और बाकी 3 टॉप आईटी बेट्स बताई दिए हैं सुशील जी ने आपको। एक स्पेस और जहां पे अर्निंग्स के दौरान एक प्राइस डैमेज आया था ओबरा रियल्टी में, लेकिन अब ये पेन धीरे धीरे सब जगह बढ़ रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज को देखिए, डीएलएफ को देखिए, इन तीनों स्टॉक्स पे आपका व्यू इस वक्त, रियल स्टेट पे क्या व्यू है? देखिए, गॉडरेज प्रॉपर्टीज की चार्ट पे तो एक बाई सिग्नल ट्रिगर हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। गॉडरेज प्रॉपर्टीज की फ्यूचर्स पे बाई सिग्नल ट्रिगर हो रहा है, ये देखिए ओवरसोल्ड डाइवर्जेंस है। और अगर ये रिबाउंड बन जाता है, हमारा तो खैर यहाँ बाई सिग्नल ट्रिगर हुआ था, वापस यहाँ स्टॉप लॉस लग गया एक बार। और अगर ये बाजार में ओवरऑल रिबाउंड डेवलप हो जाता है, तो गॉडरेज प्रॉपर्टीज की चार्ट में
एक नया हाई आ जाए और ये 2600 तक उछल जाए, इसकी संभावना बहुत है। सिर्फ आज एक लेवल टूट गया प्रायर लेवल को, तो देख के नहीं मैं बेचूंगा। मोमेंटम का भी लेवल टूटना चाहिए, दोनों प्रीमेंट में होने चाहिए। तो थोड़ा सा विस्मय की परिस्थिति है। कल से अगर बाजार घूम जाता है तो आईटी स्टॉक्स के साथ साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज भी एक बाई होगा। डीएलएफ की चार्ट थोड़ा सा समझ आना कठिन हो गई है इस वक्त। आप ये देखो, डीएलएफ की चार्ट भी जो है एक बार ओवरसोल्ड हो गया इंट्राडे में, आवरली टाइम फ्रेम पे। पर ये जिस तरह का डाइवर्जेंस है मोमेंटम में, मुझे नहीं महसूस हो रहा कि डीएलएफ नया हाई बना पाएगा कि नहीं। अगर यहां से हमने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इसको लिया, ओवरऑल बाजार घूम गया, तो इसको लेने की अगर सोचे तो इसका एग्जिट स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो डीएलएफ से बेहतर चार्ट गोदरेज प्रॉपर्टीज की रहेगी ओवरऑल मार्केट रिबाउंड में तेजी का सौदा पकड़ने के लिए। ओके। अच्छा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बहुत ताबड़तोड़ बिकवाली हो रही है सुशील। ऑब्वियसली वो प्राइस कट एक ट्रिगर था, लेकिन अब क्योंकि ब्रेंट भी एकदम से 87 पर आ गया, अब क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए? ऑब्वियसली ट्रेडिंग में तो पैसा शॉर्ट करके बन रहा है यहाँ क्या व्यू बन रहा है एचपीसीएल बीपीसीएल में? अनुज, इस वक्त तो ठीक है, बेचने वाले की जीत है। और क्रूड भी जो उछल गया ऊपर की तरफ, तो एक प्याज का छिलका अगर बढ़ गया तब भी वो रहेगा प्याज ही, वो पत्ता गोभी नहीं बनेगा। तो जो चार्ट के स्ट्रक्चर है क्रूड ऑयल में, वो सिर्फ एक रैली के हैं और रैली का एक चरण और आ गया। तो इसमें भी एक दो दिन का असमंजस है जो इंतजार करना होगा। अभी भी मेरी थीसिस यही है कि क्रूड में यहां से कोई सिग्निफिकेंट बढ़त ना होके वापस इसको $20 डूबने की चार्ट बन जाए, उसका कंफर्मेशन एक दो दिन बाद आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में ऑलरेडी एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओएल, इनके सबके फ्यूचर्स जो है माउथ वाटरिंग लेवल्स पे हैं। तो गिरते चाकू को पकड़ के बहादुरी करने के बजाय एक दो दिन रुक करके ₹10 ऊपर लेना उचित होगा। इनमें मूवमेंट आ सकती है ऊपर की बड़ी, पर वो कंफर्मेशन के लिए एक दो दिन इंतजार करना पड़ेगा। ओके। अच्छा, दो तीन स्टॉक्स जहां बहुत शानदार मोमेंटम रहे हैं, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इवन आयशर मोटर्स, टीवीएस मोटर, क्या ये स्पेस अभी भी गो टू पॉकेट रहेगी लॉन्ग्स के लिए? देखिए, ऑटो स्पेस टाटा मोटर्स को छोड़ के बाकी का सारा भारी हो चुका है। एक नया हाई टाटा मोटर्स में मैं रूल आउट नहीं कर सकता, और उसकी चाल कदाच शुरू हो चुकी है। बाकी के कोई भी ऑटो स्टॉक्स में मुझे नहीं लगता कि वो न्यू हाइस को क्रॉस करेंगे। बाकी के ऑटो स्टॉक्स लोअर टॉप की तरफ ही बढ़ेंगे। और एक राउंड शॉर्टिंग का अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा में काम कर गया और वापस अगर रिबाउंड आता है, तो पिछले हाई से 30-40 रुपया नीचे वापस क्या पता शॉर्ट सेल सिग्नल मिल जाएगा। और मारुति देखिए, वैसे तो लेवल बढ़ रहे हैं 6 महीने में, पर लगातार उसके जो नीचे के भी जो स्तर आते हैं वो नए स्तर आ जाते हैं, एक्सपेंडिंग रेंज है। तो हम मारुति में जो निर्णय ले चुके हैं कि इसमें कुछ भी हो जाए हमें तेजी का सौदा नहीं करना, जब जब सेल सिग्नल आएगा हम वो करेंगे। तो ऑटोज में मेरी बेस्ट बेट, अगर निफ्टी वापस 22,700 की तरफ बढ़ती है, तो एक अंतिम बड़ा उछाल टाटा मोटर्स में, और उसके बाद जब भी मार्केट एक सस्टेन 3 से 6 महीने की करेक्शन में जाएगा, किसी पॉइंट पर तो जाएगा, तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स के लिए ऑटोज अब बहुत डेंजरस स्पेस हो गया है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए टाटा मोटर्स एक नया हाई दे सकता है। उसके बाद अगर 3-6 महीने में टाटा मोटर्स भी 25% घट जाए और बाकी के ऑटो स्टॉक्स 30% घट जाए, 40% घट जाए, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं। अंतिम चरण है ऑटो का, और बिल्कुल लास्ट लास्ट तक की दौड़ को पकड़ना, भागते भूत की लंगोट पकड़ना इन्वेस्टर्स के लिए तो समझदारी का काम नहीं। अच्छा सुशील, ये फार्मा पे आपका व्यू क्या है? पिछले 4 सेशन से फार्मा में भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, सीरियस प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। फार्मा में आपका व्यू, कोई खास कैंडिडेट्स जिसको आप चेज मतलब लॉन्ग या फिर शॉर्ट करने का मन बना के बैठे हैं? तो फार्मा में देखिए कई प्रकार के स्टॉक्स हैं। तो जो छोटे वाले फार्मा स्टॉक्स जिन पे डिलीवरी बाइज है कि 6 महीने साल भर के व्यू से, अभी भी उनको छेड़ने का मुझे तात्पर्य नहीं दिखता है। ओवरऑल निफ्टी में 5% करेक्शन आएगा और ये छोटे वाले फार्मा स्टॉक्स 10% करेक्ट कर जाएंगे, पर अपसाइड उनमें 30, 40, 50% का अभी भी है 6 महीने की अवधि में आप देखें तो। बड़े वाले जो फार्मा है वो एक अलग ही कॉन्टिनेंट है, जिसमें सिप्ला ने एक ताबड़तोड़ शॉर्ट सेल का सिग्नल आया, सेल को प्रॉपरली वर्कआउट हो गया और कोलैप्स आ रहा है सिप्ला में। ठीक है, वापस रिबाउंड पे फिर बेचिएगा और ट्रेडिंग के गेम्स अलग है। सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज भी हम उसी तरह इंतजार में रहेंगे। शॉर्ट सेल सिग्नल आएगा तो बेचेंगे। अगर उसमें कोई 2-3% बढ़ भी जाता है तो वहां हमने तेजी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना है। लार्ज कैप फार्माज हमें बेच बेच के लेना है, और जो स्मॉलर फार्माज हैं
उनमें अभी भी बहुत जूस, अभी भी बहुत मलाई है, जिनको हम पकड़ कर ओके, चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक्स और सेक्टर्स पर बात करने के लिए।